हेलो फ्रेंड्स। और जैसा कि हमें ना लास्ट लेक्चर के अंदर डिमांड के बारे में देखा था, बेसिक्स ऑफ डिमांड्स, और उसके हमने देखा था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज हम देखने वाले हैं डिमांड के फंक्शंस। डिमांड के फंक्शंस मतलब क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता डिमांड के फंक्शंस। जो हमने उसके डिटरमिनेंट्स पढ़े ना, उसी डिटरमिनेंट्स को आप जब अंदर पुट ऑफ कर दोगे, मतलब कि जब मेरे को फाइंड आउट करनी है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी या तो एक्स प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, तो उसका फंक्शन क्या बनता है, तो उससे उसके जितने भी फैक्टर, उसके जितने भी डिटरमिनेंट्स है, उसको जब आप अंदर रख देते हो तो उसके उसके कारण जो वैल्यू निकल के आती है वही क्या होती है? उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। जैसे कि मेरे को इस प्रोडक्ट की डिमांड फाइंड आउट करनी है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड गुड्स की प्राइस क्या है, उसके और कंज्यूमर की इनकम क्या है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें क्या आती है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी। इसका बेसिकली कोई इतना रिलेवेंस होता नहीं है, आपका कोई एमसीक्यू वगैरह इस वजह से बनता नहीं है। तो हम आगे चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड सिंपल यही बोलता है कि भाई जो प्राइस होता है, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। इलू इलू, अरे इलू इलू नहीं, आई आई मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। आई आई लव यू, आई लव यू नहीं, इनवर्स। आई फॉर इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में मतलब सर बताओ ना कुछ। देखो, अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो डिमांड क्या होगा? डिमांड घटेगा। लेकिन उल्टा, अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो लोगों को बहुत सस्ता लगने लगेगा, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड करेंगे। इन शॉर्ट, यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे देखा कि प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घट जाती है। तो कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। आई फॉर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बेटा, एक चीज इसमें याद रखना, जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, जब हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर देखते हैं? प्राइस फैक्टर देखते हैं एंड क्वांटिटी डिमांडेड को फैक्टर को कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस को ही ध्यान में रखना है। बेटा, एक और चीज मैं बताता हूँ, एक कंसेप्ट है सेक्टर्स पेरिबस, वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सेक्टर्स पेरिबस का मतलब क्या होता है? कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट का मतलब होता है, जब हम प्राइस के बारे में बोल रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने से या तो प्राइस के घटने से, प्राइस के घटने से या प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? इनवर्सली इफेक्ट करती है। मतलब अगर ये घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। इसके अंदर जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। मतलब कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, रिलेटेड गुड्स का रिलेटेड गुड्स कॉम, हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये सब चीज़ क्या होती है? ये नेशनल इनकम है, जीडीपी है, पॉपुलेशन है, माइग्रेशन, जो भी हमने डिटरमिनेंट्स में पढ़ा था वो सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। वो क्या सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। सेक्ट्रस पैरिबस रहेगा। ओके जी। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल, अरे बेटा, डिमांड शेड्यूल जब भी हम टेबल के फॉर्मेट के अंदर बताते हैं कि कितनी प्राइस पे कितना हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा डिमांड शेड्यूल। वापस से बोलता हूँ, जब हम डिमांड और प्राइस को टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में बनाते हैं, तो वो बनता है डिमांड शेड्यूल। मतलब 60 रुपये होगा तो कितना डिमांड करूंगा, 50 होगा तो कितना डिमांड करूंगा, 40 होगा तो कितना डिमांड करूंगा। ठीक है। आइसक्रीम, तो अगर 60 रुपये होगा तो छट अभी नहीं खाऊंगा, बाद में जब सस्ता होगा तब खाऊंगा। वहीं अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, सर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्ट कहाँ मिलता है? तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप किसी की शादी वगैरह में गए तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। वो बात अलग है कि हम कोई चांदला वांदला नहीं खाते हैं। तो देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट पे तो आपने 12 क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे तो इनफाइनाइट होना चाहिए। अरे बेटा, तू कितना भी दम कर ले, 12 आइसक्रीम से ज्यादा खा पाएगा क्या? अगर खा पाएगा कमेंट में लिख के बता तूने कितनी मैक्सिमम खाई है। कहने का मतलब क्या होता है? अगर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है तो हमारे को हमको उसको एब्जॉर्ब करने की, हमको उसको पचाने की वो जो कैपेसिटी होती है लिमिटेड ही होती है। इसलिए यहाँ पे जीरो होने पे यहाँ लिमिटेड नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा? जब प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको खरीदना बंद कर देंगे, और प्राइस एकदम सस्ते का मिलेगा तो हम उसमें खरीदेंगे, लेकिन एकदम इनफाइनाइट नहीं खरीदेंगे। दूसरी चीज क्या है कि जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है? गिरते जा रहा है, वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। 2, 4, 6, 8, 10, तो मतलब प्राइस के घटने से डिमांड क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो एक्स और वाई लगा दो। तो हमने एक्स किसको माना? हमने एक्स को माना है हमारे क्वांटिटी को, और वाई माना है इसको। तो 0, 60, 2, 4, 250, 4, 46, 38, 20, 10, 10, 12, 0।
अब जब आप इसी कर्व को आप है ना इसी चीज को कर्व में प्लॉट करोगे एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, तो जो चार्ट निकल के आएगा उसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं हम? डिमांड कर्व। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें क्वांटिटी आएगा, और जो हमारा वाई एक्सिस है जिसमें प्राइस आएगा। और जब आप इसका कर्व बनाओगे तो आपको ये स्पेसिफिकली कैसा दिखेगा? ना नेगेटिव, मतलब कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है डिमांड हमारी बढ़ती जाती है। इसको बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वापस से बोलो, डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या हुआ बेटा कि ये इसका स्लोप नेगेटिव है, और वो कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से लेके राइट के बीच में कैसे के तरह किस तरह पे डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। ठीक है बेटा, ओके। ये जो मैं बोल रहा हूँ वही सब इसी चीज के अंदर लिखिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, स्लोप ऑफ डिमांड का। बेटा ये स्लोप क्या होता है? तो स्लोप बताता है कि कोई भी जो डायग्राम होता है उसके अंदर उसका आकार कैसा है। मतलब ये जो स्लोप बताता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, शार्प डाउन है, और ये फ्लैटर है, या तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव फ्लैटर, पॉजिटिव इन इलास्टिक है। मतलब ये सब प्रकार का जो भी डायग्राम होता है उसका शेप किस प्रकार का होता है वो हमको मालूम पड़ता है। हम डायग्राम देख के भी बता सकते हैं और उसका स्लोप देख के भी बता सकते हैं कि डायग्राम किस तरह का होगा। अगर स्लोप नेगेटिव में है, अगर स्लोप नेगेटिव के अंदर है, मतलब ये हमारा डिमांड का डायग्राम होगा। ठीक है, डिमांड का डायग्राम होगा। और अगर पॉजिटिव के अंदर है तो वो हमारा सप्लाई का डायग्राम होगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई क्या होता है? तो देख बेटा, यहाँ पे सपोज कि 60 से 50, तो 60 माइनस 50 करेंगे तो ओल्ड माइनस नहीं हो, तो 60 माइनस 50 करने से क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ा? जब ये 60 था 0, 50 था तो 1, ओल्ड क्या था? 0, 0 माइनस 1, ऊपर आएगा 10, यहाँ पे आएगा -1, आंसर आएगा -10 का। सर एक काम करो ना, ये 20 10 का करके दिखाओ ना। कोई बात नहीं है, 20 से 10 हुआ, ओल्ड -1, 20 -10, नया क्या हो जाएगा? नया चेंज इन एक्स क्या होगा? तो चेंज इन एक्स होगा हमारा 8 to 10। तो यहाँ पे आएगा 8 - 10, तो यहाँ पे 10 अपॉन में -2 -5। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो स्लोप है वो बताता है कि हमारा शेप किस शेप का होगा। ओके, द नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव स्लोप है, और ये हमारा जो शेप, ये जो स्लोप ऑफ डिमांड का वो किस प्रकार का? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या बताता है? नेगेटिव बताता है कि हमारा डिमांड का कैसा होगा? तो ये होगा लेफ्ट टू राइट होगा। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगी बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और उल्टा प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। मार्केट डिमांड शेड्यूल। बेटा अब है ना, हमने क्या देखा था पीछे? वो पहले वाला देखा था कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या देखा था हमने? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम क्या देख रहे हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या देखा था कि जब एक एक कस्टमर, एक व्यक्ति, वन पर्सन, एक पर्सन की डिमांड और उसी की डिमांड, एक पर्सन और उसी की डिमांड को हम कंसिडर करें तो बनता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब अगर देख बेटा, देख देख प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, अगर प्राइस इतनी होती है तो ए कितनी क्वांटिटी परचेस करेगा? अगर 0 प्राइस है तो वो 3 परचेस करेगा, 10 है तो 2, 20 है तो 1, और 30 है तो बोले मैं तो एक भी नहीं खरीदूंगा। लेकिन वहीं पे बी क्या बोलता है? नहीं नहीं, बी क्या बोलेगा? बी बोलता है कि अगर प्राइस कम होंगे तो मैं तो 2 ही परचेस करूंगा, क्योंकि मेरे को इतना रिलेवेंस नहीं लगता। लेकिन अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी तो मैं इसको एक लूंगा, अगर और बढ़ेगी तो मैं इसको नहीं परचेस करूंगा। और 30 रुपए में होगा तो भी क्या होगा? 0। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या होता है? जब हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइस और ए को देखें तो वो इंडिविजुअल डिमांड का ऑफ ए आता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? प्राइस और बी को देखें। किसको देखेंगे? ये प्राइस और ये बी को, तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ बी आएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे? ए प्लस बी कर देंगे, 3 2 5, 2 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। मतलब अब ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा डिमांड शेड्यूल। लेकिन ये मार्केट का डिमांड शेड्यूल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मार्केट में सपोज वही लोग है ए और बी, तो उस समय क्या हो जाएगा? ए और बी है, तो इन दोनों का हम डिमांड शेड्यूल को
टोटल करके क्या करेंगे, यहाँ पे शेड्यूल बनाएंगे। बेटा यहाँ पे जब हम शेड्यूल ये टेबल फॉर्म में बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। लेकिन जब ये आप ये मार्केट डिमांड शेड्यूल को कर्व फॉर्म के अंदर प्लॉट करोगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। सिंपल मतलब क्या है, अगर टेबल फॉर्म में बनाओ तो मार्केट डिमांड शेड्यूल, और उसको अगर ग्राफ फॉर्म में बनाओ तो मार्केट डिमांड कर्व। बेटा इसके अंदर एक और चीज याद रखने का, यहाँ पे जो होता है ना, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आइदर आप शेड्यूल की मदद से भी कर सकते हो, और दूसरा आप ग्राफ बना दो, एक्स का ग्राफ बनाए, वाई का ग्राफ बनाए, और अब आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल समेशन क्या करो, हॉरिजॉन्टल समेशन। सर ये हॉरिजॉन्टल समेशन क्या होता है, तो देख यहाँ पे अगर अगर 20 रुपए की प्राइस होती है तो यहाँ पे वो कितना अफोर्ड कर रहा है, वो एक ही खरीदेगा। यहाँ पे 20 रुपए पे ये बोलता है मैं तो एक भी नहीं खरीदूंगा, तो यहाँ पे इसने कितना खरीदा, इसने एक, इससे कितना खरीदा, इसने खरीदा 0। टोटल हम क्या करेंगे, 1 + 0 = 1। यहाँ पे बोलता है 10 रुपए की प्राइस होगी तो मैं 2 खरीदूंगा, ये बोलता है कि नहीं नहीं 10 रुपए की प्राइस होगा तो मैं एक ही लूंगा। मतलब टोटल कितना का, 2 1 + 2 + 1 मतलब 3 हो गया। तो ये टोटल हो गया। तो ये क्या था हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आइदर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल के ऊपर से ये कर्व बना दो, या तो आप क्या करो, ए का कर्व, बी का कर्व, उसके अंदर क्या करो, हॉरिजॉन्टल समेशन, उसको और क्या बोलते हैं, लेटरल समेशन भी बोलते हैं। और लेटरल समेशन करके आप क्या कर दो, आप ये फाइंड आउट कर लो, दिस 1 + 0 1, 2 + 1 3, 0 + 0, यहाँ पे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। ओके ठीक है, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 5। ओके बेटा ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, रैशनल है। रैशनल क्या होता है, रैशनल का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा प्यार में क्यों होता है, मतलब ऐसा डिमांड में क्यों होता है कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले रैशनल है, उसका कारण। तो कारण के अंदर पहला आता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या बोलता है भाई, प्राइस इफेक्ट तो सबसे मायने रखता है आज की दुनिया में। मतलब कि अगर प्राइस कम होती है, जैसे अभी जीएसटी के रेट्स वगैरह कम किए गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसकी प्राइस अगर कम होगी तो हमको वो अफोर्डेबल लगेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन वहीं पे अगर क्या होता है, अगर गवर्नमेंट करती है बहुत सारा जीएसटी लेते हैं, ऊपर से कस्टमर भी क्या कर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हैं, उस समय पे क्या होगा, प्राइस इफेक्ट, क्योंकि हमारे क्या होगा, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जीएसटी वगैरह ले रही है, कस्टमर की इनकम डाउन हो रही है, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल प्राइस बढ़ेगा। ओवरऑल अगर प्राइस बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट क्या, पब्लिक क्या करेगी, अपना टोटल डिमांड है उसको कम कर देगी। तो प्राइस इफेक्ट के कारण क्या होता है, प्राइस इफेक्ट के कारण अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ये कंसेप्ट किसने दिया हुआ है, हिग्स एंड एलन ने दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना। तो बेटा देख, यहाँ पे हम पढ़ रहे रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या है, रैशनल का मतलब है ऐसा क्यों होता है कि प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है और बढ़ने से डिमांड घट जाती है। तो इसका पहला इफेक्ट ऑफ कोर्स वाली बात है, प्राइस इफेक्ट। आपने भी देखा होगा, कहीं आप जाते हो वहां पे देखते हो कि अरे बहुत सस्ता है चलो खरीद लेना, अरे बहुत महंगा है कौन खरीदेगा, बाद में खरीदेंगे। तो क्या आता है, प्राइस इफेक्ट आता है। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें एक जैसी हो और अगर वो सेम रेट पे मिल रही, और जब एक व्यक्ति उसका रेट अगर कम कर देता है तो हमको यही प्रोडक्ट दूसरे की कंपैरिजन में क्या लगने लगता है, सस्ता लगने लगता है। कैसा लगने लगता है, सस्ता लगने लगता है, इसलिए हम जाके इसको ज्यादा खरीदते हैं। इसीलिए यही यही तो कारण है, अगर प्राइस कम होती है तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देते हैं, बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि ये प्रोडक्ट हमारा सनफ्लावर, मतलब उसकी सपोज कि यहाँ पे दो अलग अलग कंपनी के ऑयल हो, या तो क्या होगा, या तो दो अलग कंपनी के होगा, या तो सेम कंपनी के सेम ऑयल है दो अलग अलग कंपनी के, तो क्या होगा, एक कंपनी ने 120, दूसरा भी 120, इसने अपना रिवाइज किया 100। अब हमको ये प्रोडक्ट इसकी कंपेरिजन में ज्यादा सस्ता लगा, इसलिए हम इसकी डिमांड इंक्रीज करते हैं, मतलब इसकी प्राइस कम होने से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या बोलते हैं हम इसको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ जाती है। तो पहला हमने रीजन देखा कौन सा, प्राइस इफेक्ट का, और दूसरा हमने रीजन देखा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। अब हम आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, इनकम इफेक्ट बोलता है कि भाई देखो
जब है ना दो प्रोडक्ट का, जो दो प्रोडक्ट हो, दो प्रोडक्ट से मिलने वाला कि दो प्रोडक्ट है, एक की प्राइस है 20 रुपए और दूसरे की प्राइस है 50 रुपए। अब क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होता है कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, सपोज 10 रुपए हो जाती है, तो हमको क्या होती है इसमें से, अब इसको मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ और अफोर्ड करने से मेरे को 10 रुपए, क्योंकि पहले मेरे को 20 रुपए पे करने पड़ते हैं, अब मेरे को 10 रुपए ही पे करने। मतलब क्या होता है इसको, अब मेरे को ये ज़्यादा सस्ता हो गया, जिसके कारण मेरी इनकम बढ़ गई है। इनकम कैसे बढ़ गई? बिकॉज ऑफ सेविंग माई इनकम इंक्रीजेस। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी डिमांड को भी बढ़ा देता हूँ। सपोज कि अगर एक जींस 1800 रुपए की आती है, 1800 रुपए की आती है, और आप साल में एक बार जींस खरीदते हो, ठीक है, एक ही जींस खरीदते हो, लेकिन अगर क्या होगा, यही अगर दिवाली के टाइम पे अगर 900 रुपए 50% डिस्काउंट पे आ जाए, तो आप, क्योंकि पहले आप 1800 अफोर्ड करते थे तो एक ही जींस खरीद पाते थे, लेकिन अब आप 900 रुपए के कारण आपकी 900 रुपए की और सेविंग होगी, इसलिए आप अपनी डिमांड कितनी कर दोगे? दो कर दोगे। इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन द इनकम। इनकम के बढ़ने से हम अपनी डिमांड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग मतलब क्या होता है कि देख बेटा, तूने देखा होगा जब भी तू मॉल के अंदर जाता है तो वहां पे बोलते हैं अगर एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 500 में पड़ेगा, लेकिन अगर दो प्रोडक्ट खरीदोगे तो 750 में पड़ेगा, तीन प्रोडक्ट खरीदोगे तो मे बी 1000 रुपए में पड़ेगा। तो कभी भी हम एक को नहीं खरीदते, हम क्या करते हैं ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा के अंदर डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, और जब ज्यादा डिस्काउंट मिलता है तो हम ज्यादा की डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, यूटिलिटी के अंदर मैक्सिमाइजेशन का, तो मतलब ज्यादा ज्यादा का फायदा। मतलब अगर 5 परचेस करोगे 5% ऑफ, लेकिन अगर 10 परचेस करोगे तो 10% ऑफ। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन के अंदर हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं और वहां पे जाके उनके साथ शॉपिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले तो 5 प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, 5 फ्रेंड को बोलते हैं कि चल यार तू अकेला जाएगा शॉपिंग पे तो देखो प्रोडक्ट बहुत महंगा लगेगा, इससे अच्छा चलो पांचों जने जाते हैं तो सभी को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। ज्यादा यूटिलिटी, ज्यादा डिमांड। फिर नेक्स्ट आता है अराइवल ऑफ अ न्यू कंज्यूमर। अराइवल ऑफ अ न्यू कंज्यूमर क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे, या तो जैसे क्रिसमस होता है, या क्रिसमस के टाइम पे लोग वेट करते हैं, या तो फेस्टिवल्स का वेट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई चीज अगर सपोज एसी है वो 30,000 का मिल रहा है, 30,000 का वही एसी 10% ऑफ के अंदर 27,000 में मिल जाता है दिवाली के अंदर या फेस्टिव सीजन के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं खरीदना, जब क्या होगा, जब प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तब हम खरीदेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब प्रोडक्ट सस्ता होता है तो नए कस्टमर आते हैं और चीजों की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, जिससे उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि प्राइस के घटने से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, डिफरेंट यूसेज क्या है, तो जैसे बेटा ये दूध है, मिल्क है, अब ये मिल्क से आप दही भी बना सकते हो, आप इसकी छाछ बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, चीज बना सकते हो, इसके मिल्क केक बना सकते हो, आप इसका सिंपल मिल्क शेक बना सकते हो, चॉकलेट मिल्क बना सकते हो। तो होता क्या है, अगर ये दूध अगर 34 रुपए का है और ये 34 रुपए से कट के 30 रुपए हो जाए, जो इस जन्म में तो कभी होने वाला नहीं है, ये 34 का 44 हो जाएगा, लेकिन 30 तो होगा नहीं। एक एज्यूम कर लेते हैं कि मे बी इसका प्राइस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा घट जाता है और 30 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम पहले जो सिर्फ मिल्क को कंज्यूम कर लेते हैं, अब हम मिल्क नहीं, अब हम बोलेंगे हम कर्ड भी खाएंगे। हम कर्ड कर्ड के साथ और क्या खाएंगे, हम कर्ड के साथ इसका मिल्क केक भी खाएंगे। ठीक है, और फिर दूसरा हम यहाँ पे और यहाँ पे इसका पनीर भी बनाएंगे। मतलब क्या होता है, इस मतलब क्या होता है कि जब प्राइस घटती है तो हम अल्टरनेटिव यूसेस क्या करते हैं, उसके शुरू कर देते हैं कंजम्पशन का। इससे क्या होता है कि प्राइस के घटने से उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है काफी बढ़ जाती है। प्राइस के घटने से उस प्रोडक्ट की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ओके बेटा, तो ये क्या थे, ये हमारे थे रैशनल। रैशनल के अंदर हमने क्या देखा, कारण। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। मतलब कारण का मतलब क्या होता है, कारण का मतलब होता है कि प्राइस के घटने से डिमांड क्यों बढ़ती है, या तो उल्टा प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्यों घटती है। तो ये हमने कारण देखे कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है प्राइस इफेक्ट के कारण। ये सिंपल है, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट के कारण जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की कंपैरिजन में सस्ता हो जाता है तो हम उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं। इनकम इफेक्ट के कारण मतलब इनकम ज्यादा बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो हम अपनी अपनी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। जब हमको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है ज्यादा परचेस के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हमको ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, ज्यादा यूटिलिटी के कारण क्या होता है, हम अपनी डिमांड को
बढ़ा देते हैं। वैसे कोई बोलेगा कि आपको कितनी जीन्स खरीदनी है, हम बोलेंगे हम एक ही जीन्स खरीदेंगे, तो सपोज वो 1000 की रुपए की जीन्स है, लेकिन उसने दुकान वाले ने ऑफर किया, नहीं नहीं अगर आप 2 जीन्स खरीदते हो तो हमें आपको 1500 में ये ऑफर करूंगा। हमको दूसरी खरीदनी नहीं है, मगर वो प्रोडक्ट 1500 में मिल रहा है, इसलिए हम दूसरी भी खरीद लेते हैं। मतलब प्राइस कम होने से हम अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। जब कस्टमर प्राइस कम हो जाता है तो न्यू कस्टमर दौड़ के आता है कि मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। और क्या होता है, उसी के कारण उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिफरेंट यूजेस हमने देखे कि जब कोई प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस है और वो चीज़ अगर सस्ती हो जाए तो हम उसका यूसेज बढ़ा देते हैं। उल्टा ले लो, अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर वो प्राइस अगर 34 से, अगर सपोज मैं जैसा बोला कि 44 हो जाए, तो हम जो पहले कर्ड खाते थे, केक खाते थे, पनीर खाते थे, उसका उसका कंजम्पशन क्या कर देंगे, कम करेंगे। जितना होगा उतना कम कर देंगे और लिमिटेड में खाएंगे। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा टॉपिक, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड कौन सी सिचुएशन में काम नहीं करता? तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, या तो स्नोब गुड्स, या तो वेबलन गुड्स, या तो प्रेस्टिजियस गुड्स के अंदर। सर ऐसा क्यों, ऐसा वहां पे काम नहीं करता? कॉन्स्पिक्यूअस मतलब नोटिसेबल गुड्स बोलते हैं, स्नोब मतलब ऐसे गुड्स जहाँ पे क्या होता है, हम दूसरे के कंजम्पशन को देख के बोलते हैं कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट सभी के पास है, मैं नहीं खरीदूंगा। वेबलन इफेक्ट क्या बोलता है, प्राइस इफेक्ट को बोलता है, और ये प्राइस इतनी महंगी है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो टू शो माय स्टेटस कि भाई आई एम समथिंग, पीपल बाय देयर प्रोडक्ट्स। समझ गए? ओके, प्रेस्टिजियस गुड्स भी क्या हो गया, एक प्रकार का वेबलन गुड्स हो गया। मतलब अगर ये चारों की बात करें तो ये चारों के गुड्स के अंदर हम जब प्राइस उसकी कम होती है, स्नोब गुड्स की प्राइस कम होती है, तब हम बोलते हैं नहीं अभी हम क्यों खरीदेंगे, ये प्रोडक्ट तो जनरल लोगों के पास है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कुछ हटके चाहिए, मेरे को कुछ अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है कि इन प्रोडक्ट के अंदर लॉ और डिमांड काम नहीं करता। ये कौन से चीज जो है, कॉन्स्पिक्यूअस, स्नो गुड्स, वेबलन गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स। आपका एमसीक्यू बनता है इसके अंदर कि एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड कौन सा गुड्स है, तो वो कौन सा है, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, जो कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, जो लोग नोटिस करते हैं कि वाओ यार तुम्हारे पास ये कार है, वाह तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी है, तुम्हारे पास आईफोन है, तो वो चीज नोटिसेबल करते हैं। इसलिए क्या होता है, अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो लोग उसको खरीदते ही खरीदते हैं, ताकि वो बता सके लोगों के दैट आई कैन अफोर्ड इट। नेक्स्ट आता है गिफन गुड्स। बेटा ये गिफन गुड्स का कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था सर रॉबर्ट गिफन के अंदर। आपको इकोनॉमिक्स के अंदर नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया था। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जहाँ पे क्या करो, आपको याद नहीं, आप खाली उसको एक बार देख जाओ। मतलब अब इकोनॉमिक्स के सारे के नाम और उसके सामने कि उसने क्या डेफिनेशन दी, आप उसको लिख दो, ताकि क्या होगा, उससे आपको कंसेप्ट याद रहेगा कि ये डेफिनेशन इससे। क्योंकि आपको क्या होगा, आपको कोई भी लिखना नहीं है वहाँ पे एग्जाम करना, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे आप जाके लिखो कि रॉबर्ट गिफन ने क्या बोला था। वहाँ पे आएगा कि गिफन गुड्स की डेफिनेशन किसने दी थी, और आपको अगर आपने पढ़ा हुआ, एक दो बार गो थ्रू किया हुआ, तो आपको इजीली क्लिक हो जाएगा कि ये डेफिनेशन दी थी सर रॉबर्ट गिफन के अंदर। एक नंबर रोकना, 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के अंदर। एक और चीज मैं बता दूं, लिखो के अंदर 90 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एमसीक्यू के चक्कर में रहोगे, एमसीक्यू याद, एमसीक्यू याद, एमसीक्यू याद करते रहोगे, मैं गारंटी से देता हूँ 40 लाने में भी वहां पे पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो, एमसीक्यू इजीली क्रैक होंगे, और एमसीक्यू के अंदर कोई डाउट्स वगैरह नहीं रहेंगे, और इसमें 60 70 80 लाना एकदम इजी हो जाएगा। ओवरऑल आपका ये जो टोटल मार्क्स है, एग्रीगेट का जो एग्रीगेट को जो ऊपर लाना है, वो आपको एक को बहुत मदद करता है ऊपर। एक को देखने में थियोरेटिकल लगता है, लेकिन क्योंकि बिकॉज ये एमसीक्यू है, इसलिए सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाता है आपको स्कोर करने के अंदर। ओके बेटा, तो देखो अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये क्या है, ये कंसेप्ट दिया था गिफन गुड्स का। गिफन गुड्स का किसने दिया था? ये दिया था गिफन गुड्स का कंसेप्ट सर रॉबर्ट गिफन ने। ये भाई साहब ने है ना, ये भाई साहब ने देखा था कि भाई कुछ लोग हैं जो फॉरेन के अंदर, ब्रिटिशर्स हैं, जो क्या खाते हैं, जो खाने के अंदर पाव खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। और उसने ऐसा नोटिस किया कि जब ब्रेड के प्राइस बढ़ने लगता है ना, तो इनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि यार पाव के अलावा और क्या खा सकता हूँ, उनके पास सिर्फ पाव ही होती थी खाने के लिए। तो इन्होंने बोला कि यार अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, और अगर पाव अगर और डबल महंगी हो जाएगी, ट्रिपल महंगी हो जाएगी, तो हम क्या खाएंगे। इसलिए उनकी प्राइस बढ़ने से
वो क्या करते थे, इसका कंजप्शन और ज़्यादा बढ़ा देते थे, उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ा देते थे। इसका मतलब क्या होता था, ये जो गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे वो वन काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते थे, और लेकिन इंफीरियर होने के बावजूद भी एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि इनके अंदर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता था। मतलब इंफीरियर गुड्स के अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होता है, लेकिन गिवन गुड्स के अंदर कोई भी प्रकार का क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो इंफीरियर गुड्स है ना हमारा, वो वास्ट कंसेप्ट है, और क्या होता है, गिवन गुड्स इसका पार्ट होता है, गिवन गुड्स इसका पार्ट होता है। गिवन गुड्स क्या बोलता है, गिवन गुड्स बोलता है कि भाई ऐसे गुड जो इंफीरियर में है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो कंज्यूमर का सब्सटेंशियल बजट को ऑक्यूपाई करता है, मतलब वो मेरी इनकम का, क्योंकि ऐसे लोग जो क्या है डेली वर्कर हैं, जो रोज खरीदते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए जो खाना है ये बहुत सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इनकम होता है। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर अगर इन प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, लोग जाके बोलेंगे कि अगर हमने नहीं खरीदा तो फिर हमारा क्या होगा, और प्राइस बढ़ गई तो हमारा क्या होगा, इसलिए वो प्राइस बढ़ने के ऊपर अपनी डिमांड को और बढ़ा देते थे। मतलब जनरल कंसेप्ट क्या बोलता है, जनरल कंसेप्ट बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ जाती है तो लोग अपनी डिमांड को कम करते हैं, लेकिन गिवन गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज भी हो जाती है तो भी वो गिवन गुड्स को क्या करते हैं, गिवन गुड्स की डिमांड और बढ़ा देते हैं। समझ गए, ये क्या हुआ, ये हो गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, वापस से एक बार बता देता हूँ, गिवन गुड्स क्या होता है, ये इंफीरियर होता है, लेकिन इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और दूसरा ये लोगों के सब्सटेंशियल इनकम को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आता है। अब बेटा कुछ है ना कर्व है, जो क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं फटाफट इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिमांड कर्व हमने हमारे नोट्स को इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ है इसको इजी और एकदम सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर लिखा हुआ है। डिमांड कर्व क्या बोलता है, डिमांड कर्व बोलता है कि भाई प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। डिमांड कर्व क्या बोलता है कि नॉर्मल गुड्स के अंदर जब प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, नहीं नहीं हम नहीं खरीद सकते। लेकिन बेटा वहीं पे अगर गिफन गुड्स क्या होता है, वन टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होता है, और इंफीरियर गुड्स के कारण अगर इन प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो हम बोलते हैं, सॉरी इन प्राइस की अगर जो हाँ प्राइस बढ़ती है, इन प्राइस की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ जाती है। ये हमने कहाँ देखा, अभी अभी ऊपर वाले गुड्स के अंदर देखा कि गिफन गुड्स के अंदर क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने से यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप काम करता है, मतलब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसा है, लॉ ऑफ डिमांड का। कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ जाती है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। ये हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, डिमांड 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 डिमांड, प्राइस और डिमांड का रिलेशन लेकर हैं। अब हम देखेंगे कि इनकम और डिमांड का, इनकम और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है। इनकम और प्राइस का बेटा, जितनी इनकम ज्यादा उतना क्या होगा, डिमांड ज्यादा। जितनी इनकम कम उतनी डिमांड कम। आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, डिमांड 10,000 की करोगे। आप महीने का लाख कमा रहे हो, डिमांड आप लाख रुपए की करोगे। आप महीने का 1 करोड़ कमा रहे हो तो डिमांड 1 करोड़। मतलब जितनी इनकम बढ़ती जाती है उतनी भी आपकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ओके, नेक्स्ट गिफन गुड्स के अंदर क्या होता है, गिफन गुड्स के अंदर क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स होते हैं, इसलिए गिफन गुड्स के अंदर जब इनकम बढ़ती है तो हम बोलते हैं छी छी, अब हम इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स को नहीं खरीदेंगे, अब हम कुछ अच्छा गुड्स का यूज करेंगे। इसीलिए क्या होता है, इनकम के बढ़ने से गिफन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इनकम के बढ़ने से गिफन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज क्या होती है, ये चीज सभी के पास है तो हमारे पास तो होनी चाहिए। जैसे कि कार, कार क्या होती है, ऐसे नेसेसिटीज होती है जो क्या होती है, जो अब घर घर के अंदर अब वो एक लग्जरी नहीं रह गया पहले की तरह, कि जो पहले लग्जरी के तौर पे काउंट होता था। अब भले वो कॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब वो महंगी है, लेकिन अब वो नेसेसरी में काउंट होती है। इसलिए क्या होता है, अगर इसकी प्राइस अगर बढ़ भी जाती है तो भी लोग क्या करते हैं, इसकी डिमांड करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये इसका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में आता है कि इसकी प्राइस बढ़ने पे इसकी डिमांड क्या होती है, और बढ़ती जाती है, क्योंकि ये हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी बन चुकी है नेसेसिटीज। ओके बेटा,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है कि भाई रुको, शेयर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, अगर कोई प्रोडक्ट की पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, जस्ट फॉर एग्जांपल पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, इसने बोनस दिया हुआ है, अब लोग बोलते हैं नहीं नहीं इसकी प्राइस बहुत बढ़ेगी। अगर सपोज इसकी प्राइस ऑलरेडी थी 2200 रुपये और वो बढ़ के हो चुकी है सपोज 2500 रुपये, हम बोल रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी कितना रुपए बढ़ चुका है, ऑलरेडी 300 रुपये तो बढ़ चुका है, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी भी ये फ्यूचर में कितना जाएगा, 3000 जाएगा। तो हम बोलते हैं अरे वाह, 3000 जाएगा मतलब कितने का मुनाफा होगा, अप्रोक्सीमेटली 20% का मुनाफा होगा। तो 20% इज नॉट अ बैड थिंग। तो एक काम करो, भले 22 का 25 हो गया, जाके इसको क्या करो, परचेज करो। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि फ्यूचर में ये प्राइस कहाँ जाएगा, फ्यूचर में ये प्राइस सपोज 3000 पे जाएगा, मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, अभी से इसकी डिमांड हम और ज़्यादा करने लगते हैं। मतलब कि हम इसमें ये नहीं देखते कि अभी ऑलरेडी वो बढ़ चुका है, हम ये देखते हैं कि अभी और भी बढ़ना बाकी है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है बेटा। अगर दूसरा यहाँ पे ना ऑन द कॉन्ट्री क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बहुत घट जाता है, सपोज पीडीलाइट की बात कर लेते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड में भी बाई चांस इसकी इसकी डिमांड इतनी हुई नहीं, जिसके कारण इसका प्रॉफिट हो गया कम, कम हो गया, तो जो इसका 2500 का रेट था वो 2500 का रेट कम होकर कितने का हो गया, 2000 का हो गया। अब लोग क्या बोलेंगे कि वाह पहले ये 2500 में मिल रहा था, अब 2000 में मिल रहा है, लेकिन लोग बोलेंगे रुको, अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी कम हो चुका है और इसका प्राइस में भी अभी और कम होकर 1600 होने वाला है। कितना होने वाला है, 1600। तो फिर मैं 2000 पे क्यों लूँ, अगर मेरे को लगता है कि इसकी प्राइस और कम होने वाली है तो मैं वेट करूंगा टिल के अपने कौन से पॉइंट पे पहुंचे, 1600 के रेट पे पहुंचे। मतलब प्राइस के गिरने पे मैं अभी अपनी डिमांड को इंक्रीज नहीं करता, मैं कब खरीदूंगा इसको, 1600 की प्राइस पे खरीदूंगा। ओके। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जब लोगों को मालूम नहीं होता कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट कितने में सेल आउट होता है, अगर मैं होलसेल में परचेस करूँ तो मेरे को कितने में पड़ेगा। जब ये लोगों को नहीं मालूम होता तो क्या होता है, दुकानदार उसको क्या बोलता है, छेतापिंडी करना, हमारे गुजराती में बोलते हैं छेतापिंडी, मतलब चीटिंग करना। मतलब क्या होता है, वैसे तो वो जैसे यहाँ पे जनरली अगर आपने देखा होगा कुछ शहर के अंदर जो ऑटो रिक्शाज होते हैं, वो जैसे ही अगर कोई बंदा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है उसको लगता है ये बंदा इस सिटी का नहीं है, तो अगर उसको सपोज 3 किलोमीटर भी जाना होगा ना, तो वो कितना रुपए मांगेगा, उसे 300 रुपये मांगेगा। ये मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, जो स्पेसिफिक कोई किसी से रिलेट नहीं करता ये। तो मतलब क्या है कि अगर वो देखते हैं कि अच्छा इसको मालूम नहीं है कि ये 3 किलोमीटर का, तो उससे कितना चार्ज करेगा, 300 रुपये करेगा। लेकिन वहीं पे अगर रेलवे स्टेशन में अगर लोकल बंदा उतरा तो फिर देखेंगे अच्छा ये लोकल है, इसको मालूम है कहाँ से क्या कौन सा रास्ता है, तो उसको कितना चार्ज करेगा, मे बी 100 रुपये 200 रुपये चार्ज करेगा। इन शॉर्ट क्या होता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जब होती है तब क्या करते हैं, हमको मालूम नहीं होता कि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ानी चाहिए थी या तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड और कम कर देनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है डिमांड फॉर नेसेसिटी। डिमांड फॉर नेसेसिटीज क्या होता है, डिमांड फॉर नेसेसिटीज होता है जैसे हमारे दवाइयाँ, अगर सपोज दवाइयाँ महंगी हो जाए तो हम क्या ये बोलेंगे कि चलो आज से हम बीपी की जो दवाई है वो आधी खाएंगे, क्यों, क्योंकि बीपी की दवाई हो गई है महंगी। अरे देखो देखो यहाँ पे ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर, उसकी दवाई का रेट हो गया है आधा, तो एक काम करते हैं आपसे दिन में 5 बार खाएंगे, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं बोलते। मतलब क्या होता है, जो नेसेसिटीज होती है उसके अंदर वो कितनी महंगी हो जाए वो खरीदनी पड़ती है, कितनी सस्ती हो जाए वो हम उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। स्पेकुलेटिव गुड्स का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जहाँ पे प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, मोर विल बी डिमांडेड। मतलब अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। और अगर क्या होगा, स्पेकुलेटिव गुड्स के अंदर अगर प्राइस कम होगा तो यहाँ पे उसका डिमांड भी कम होगी। ठीक है बेटा। स्पेकुलेटिव मतलब क्या होगा, पूरा हमारा मतलब ये क्या होता है स्पेकुलेटिव, कैसे मैं सबको समझाऊं कि शेयर मार्केट के अंदर कि अगर कोई शेयर का न्यूज़ चलते हैं कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है या तो इस शेयर का प्राइस घटने वाला, तो कितना ही वो बढ़ जाए, लोग क्या करेंगे और खरीद के रखेंगे और खरीद के रखेंगे, ये सोच के कि इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ा, स्पेकुलेटिव प्राइस पढ़ा। एक मिनट चलो रुकना। तो देख बेटा, अब हम देखने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सपांशन। एक्सपांशन या तो राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक दो वर्ड है, एक एक्सपांशन या दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन को और क्या बोलते हैं, राइज इन द डिमांड को या तो डाउनवर्ड मूवमेंट। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं फॉल इन द डिमांड क्वांटिटी या तो अपवर्ड मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है, देख बेटा
एकदम सिंपल है। यहाँ पे यहाँ पे हमको मालूम है कि प्राइस इतनी होगी तो डिमांड इतनी है, ये है। इस प्राइस पॉइंट पे इतनी डिमांड है। अगर बताओ, अगर मैं अपनी प्राइस को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, अगर मैं अपनी प्राइस को बढ़ा दूंगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। बेटा उल्टा अगर मैं क्या करूँ, प्राइस को कम कर दूँ तो सर प्राइस को अगर कम करोगे तो ऑफकोर्स वाली बात है, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़, अरे क्वांटिटी डिमांडेड जब बढ़ती है तो उसी को बोलते हैं एक्सपांशन। मतलब हमको क्या देखना है, हमको क्वांटिटी की नज़र से देखना। अगर क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। अगर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। बेटा जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इस साइड आती है, तो अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है मतलब क्या हो रही है, वो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। और जब उसका डाउनवर्ड मूवमेंट शिफ्ट होगा, कौन सा मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपांशन। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को कौन सा मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांशन को कौन सा मूवमेंट बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट, डीएम। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब इसमें एक और चीज बेटा मैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये इसके अंदर, वो ये बात है कि इसमें यहाँ पे जो हमारा डिमांड का है, ये हमारा डिमांड का है, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ती है तो प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के कम होने से डिमांड या तो इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, या तो इस पॉइंट पे होगा। मतलब होगा तो वो एक ही डिमांड लाइन के ऊपर होगा, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर होगा। मतलब प्राइस डिमांड बढ़ती है तो घटती है अलोंग द सेम डिमांड कर्व, अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मेरे साथ बोलो, अलोंग द सेम डिमांड कर्व। प्राइस बढ़ती है या प्राइस कम होती है, अलोंग द सेम डिमांड कर्व, अलोंग द सेम डिमांड। सर अलोंग द सेम क्यों इतनी बार रटवा रहे हो बेटा, अलोंग द सेम डिमांड कर्व इसलिए रटवा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा जो डिमांड कर्व है ये वैसे का वैसा ही रहता है। आइदर डिमांड हमारी कम होती है मतलब अपवर्ड मूवमेंट करती है, तो डिमांड बढ़ जाती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, मगर डिमांड कर्व तो वही का वही ही रहेगा। डिमांड कर्व कभी भी शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। बेटा ये है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं आपको एकदम समरी दिख रहा हूँ। अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो देखते हो और उसके बाद कंसेप्ट को पढ़ोगे, एकदम ईजी लगेगा। मैं कोई भी चीज़ को छुड़वा नहीं रहा हूँ, कोई भी चीज़ को फटाफट नहीं करवा रहा हूँ, वो चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, और मैं आपको दावा देता हूँ कि अगर पूरा वीडियो देखो तो कंसेप्ट आसानी से और पूरा अच्छे से क्लियर होगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। सर इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड कर्व क्या होता है बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। जब हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऊपर वाले टॉपिक की बात करें तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस में चेंज होने से डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज। तो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस। बट बेटा जब मैं इंक्रीज और डिक्रीज की प्राइस की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो प्राइस होती है वो होती है हमारी कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। सर अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो डिमांड क्यों बढ़ेगी, घटेगी। अरे मेरे बबलू, देख अगर तेरे पॉकेट के अंदर 100 रुपए है तो तू अपनी डिमांड कितनी करेगा, 100 रुपए की डिमांड करेगा। अगर तेरे पॉकेट में, अगर तेरे को पॉकेट मनी 1000 की मिलने लगे तो कितने की डिमांड करेगा, 1000 की डिमांड। 5000 मिले तो मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि तेरी इनकम बढ़ी या तो तेरी इनकम घटी तो ते अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। इसके लिए क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, डिमांड या तो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। सर देखो बेटा, जैसे रोज के तो महीने में 4 वड़ा पाव खाता है, 25 रुपए का एक वड़ा पाव होता है, 25 चौक 100 हुआ। वड़ा पाव का रेट 25 का 25 ही है, लेकिन क्या हुआ, तेरी जो इनकम थी ना, तेरी पॉकेट मनी 100 से बढ़ के 200 हो गई है। अब 200 हो गई है तो तू महीने में कितने वड़ा पाव खाएगा, तो पहले तू 4 वड़ा पाव खा पाता था, 100 रुपए खर्च करता था। अब तू कितने वड़ा पाव खाएगा, 8 रुपए खाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 8 सा 200। मतलब क्या होता है कि अब प्राइस वही की वही है, बट यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इनकम योर डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीजेस हो गई। समझा बच्चा, समझा, समझा क्या। ओके। तो देख बेटा, ये क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा डिमांड शेड्यूल होता है। जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो वो बनता है डिमांड कर्व। अब ये हमने डिमांड कर्व बनाया हुआ है, हाँ डिमांड कर्व बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। जो यहाँ पे प्रोडक्ट जो सेलर था, जो अपने प्रोडक्ट को सेल करा था, उसने अपने प्राइस में कोई भी प्रकार का चेंज
नहीं किया। मतलब क्या होता है, देख बेटा यहाँ पे आ जाओ, इस कर्व को देख तू ध्यान से कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइस थी वो प्रोडक्ट की प्राइस ये थी और डिमांड ये थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक से देश के अंदर आ गया बूम, अचानक से देश के अंदर आ गया बहुत ज़्यादा तेजी, जिसके कारण लोगों की इनकम बढ़ गई और इनकम बढ़ी तो लोगों ने अपनी डिमांड भी बढ़ा दी। तो वो पहले जो इतनी क्वांटिटी खरीदते थे, मतलब इतनी क्वांटिटी खरीदते थे, उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी और क्या किया, इतनी क्वांटिटी खरीदने लगे। मतलब इस प्राइस पे वो पहले इसकी जगह क्या हो गया, ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करने लगे। समझे? तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व ये था और नया डिमांड कर्व ये है, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और क्योंकि हाँ ये क्या हुआ है, अब ये हमारी डिमांड बढ़ी है, तो जब राइट तरफ शिफ्ट करता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन द डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन द डिमांड कर्व, इंक्रीज इन द डिमांड कर्व। मतलब जब राइट तरफ शिफ्ट होता है, व्हेन देयर इज अ फेवरेबल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन द डिमांड कर्व। बेटा उसका उल्टा ले ले, उसका उल्टा क्या लेगा, अगर सपोज बेटा कि यहाँ पे क्या होता है कि पहले प्राइस इस पॉइंट पे यहाँ पे थी, क्योंकि क्या होगा अचानक से देश के अंदर आ गया रिसेशन, मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है, ये तो मैं खाली ऐसे जनरल एक रिसेशन ले रहा हूँ, या तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस महंगे हो गए जिसके कारण क्या होगा, चीज महंगी, सॉरी रॉ मटेरियल के प्राइसेस नहीं, हम लेंगे कि अगर सपोज कि हमारी जो जॉब थी और जॉब से हम निकल गए, अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, या तो टेस्ट और प्रेफरेंस उसका अब नहीं रहा उतना, तो उसके कारण क्या होता है, हम उसके प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है तो कम खरीदना कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी, अब उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी क्या हो चुकी है, इस पॉइंट पे आ चुकी है। तो इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर बता बेटा, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी, ऑफकोर्स वाली बात है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिमांड घटेगी। तो जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिमांड घटती है, और जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो देख वापस अब मैं फटाफट एक बार कंसेप्ट सिखा दूं। हमारा जो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट प्राइस और ये प्रेजेंट डिमांड। ठीक है, अब उसके में क्या होता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या होती है, चेंज होती है। मतलब ये प्राइस थी प्राइस 1, ये प्राइस 2 और ये प्राइस 3। मतलब क्या होता है, अगर प्राइस 2 हो जाए, प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो डिमांड क्या होगा, बताओ बड़ा 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 बताओ, डिमांड क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पे क्या हो जाएगा, वहीं पे अगर उल्टा प्राइस को वो कर देता है कम, अगर वो प्राइस को कम कर देता है तो उसके कारण क्या हो जाती है, डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब यहाँ पे क्या, इस पॉइंट को हम एक्सपांशन बोलेंगे कि यहाँ पे हमारी जो डिमांड थी एक्सपांड हो गई है, और इस पॉइंट को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ से डिमांड हमारी कम होके यहाँ पे इस पॉइंट पे आ चुकी है। ठीक है बेटा, ओके। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो ये, अच्छा ये है ना अलोंग द सेम डिमांड कर्व, क्या है, अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व के अंदर या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या तो एक्सपांशन हो रहा है। अब दूसरा आता है हमारा कंसेप्ट इंक्रीज और डिक्रीज। जब प्राइस क्या होती है, सेम होती है, प्राइस क्या होती है, सेम होती है, लेकिन कुछ कारणवश क्या होती है, उसके अंदर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसी प्राइस पॉइंट के ऊपर, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है और नया डिमांड का हमारा कुछ ऐसा निकल के आता है। इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन द डिमांड। क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड का। क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड का। और दूसरा उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है कि सपोज कि प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर था वो ये था, अगर कुछ कारण से लोगों ने क्या किया, उस प्रोडक्ट के अंदर टेस्ट भरोसा उड़ गया या कुछ भी कारण से उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो सेम प्राइस पे लोग क्या करते हैं, उसको खरीदना कम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सेम प्राइस पे पहले इस प्रोडक्ट पे बिकता, इस प्राइस पे बिकता था, अब वो इस प्राइस पे बिक रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। और इसके अंदर वापस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे शिफ्ट इन द डिमांड का होता है, क्योंकि डिमांड का वो स्टिक नहीं रहती, ये क्या होती है, यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था मेरा लेक्चर। किसके ऊपर, ये हमने देखा था रैशनल देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा, और फिर इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखा। आई होप आपको इसके अंदर मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक और कमेंट में जरूर से बताना कैसा लगा। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम के अंदर। टिल देन बाय बाय।